इधर आया था इधर कैसे कपड़े पहनता है भगवा। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहना था कि वहाँ पे गुजरात की है और सोमनाथ में है। हम लोग एक ऑटो किए थे। पहले जो है यूपी के लोग जब बाहर जाते थे तो उन्हें कहा जाता है यूपी की चॉकलेट एक जो कथनी बताऊंगा। मैं मुंबई में करीब 3 साल रुका हूँ। अपना तुरंत लोकेशन बताते थे, तुरंत लोकेशन बताते, हेलो हाँ हम यहाँ पहुँच गए। मतलब मैं सो नहीं रहा होता था। अगर तुरंत लोकेशन बताता तो मतलब नहीं सो रहा। तुरंत मतलब अभी डिसाइड करेंगे कि मैं सो रहा था। यहाँ पे इंटरव्यू की जगह डिबेट भी हो सकता है। यूपी के लोग जब अन्य राज्यों में जाते हैं तो लोग किस तरीके से उनको लेते हैं, क्या चीज़ें उनको नई लगती हैं, क्या अलग लगती हैं, क्या अटपटी लगती हैं। और महज 12 दिन 6 घंटे या 7 घंटे में जो सफ़र इन्होंने पूरा किया है, यदि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, फ़िलहाल मुझे इससे ज़्यादा समय तक लोगों ने दर्शन किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ऐसा मुझे देखने को गूगल पे शायद नहीं मिला। मैंने प्रयास किया कि 12 दिन और 7 घंटे में किसी ने 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हों और इस दरमियान अन्य तीर्थ स्थलों पे भी दर्शन किए हों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये हम पूछना चाहेंगे कि अचानक से इतना लंबा आप लोग गए, 4 व्हीलर से 5 लोग गए, 5 सीटर गाड़ी में गए, लगातार चलते रहे, इतने कम समय में आपने रिकॉर्ड बनाया, क्या सोच के गए थे? रिकॉर्ड बनाने के मकसद से गए थे या दर्शन करने? नहीं, हम लोगों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि कोई रिकॉर्ड बने। हम लोग बैठे थे, हमारे धीरज भाई हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने सबसे पहले एक मैप बनाया, इंडिया का मैप निकाला। उसके बाद हम लोगों ने सर्च किया कि कहाँ कहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, उसको हम लोगों ने मार्क कर दिया। फिर हम लोगों ने फ़ोन पे, गूगल पे या जहाँ से भी हमने जानकारियाँ ली कि कैसे जाया जाए, कहाँ पे रुका जाए, कहाँ पे स्टे किया जाए, कहाँ पे कितने दिन लगेंगे, कहाँ पे खाना है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से माइंड मेकअप कर लिए थे। खाना का खाना ये डिसाइडेड, मतलब कहाँ पे कम पे मिलेगा, कहाँ ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे ज़्यादा खर्चे हैं रुकने के, खाने के, कहाँ पे कम खर्चे हैं, ये सब हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। पहले से डिसाइड कर लिया था। आप जब बाहर गए थे तो जो बाहर के लोग थे वो योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? जी मैं तो जानता हूँ। क्या उनका क्या कहना था योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? फुल डेंजर बाबा। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहना था कि वहाँ पे बाहर के लोगों को ये ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं, और ज़्यादा से वो यही बोल रहे थे यहाँ पे जैसे अपने यहाँ सब लोग कहते हैं कि बुलडोज़र बाबा, तो वहाँ पे वो बुलडोज़र नाम से नहीं जाने जाते हैं, वहाँ पे वो फुल डेंजर बाबा के नाम से जानते हैं, जिसका वीडियो मेरे पास है और शायद मैंने अपने फेसबुक पे डाला भी था। और वहाँ पे वो उनकी जो उपाधि है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजर, तेज़ तर्रार और हिंदुत्व की पहचान है बिल्कुल। और वो अपने यहाँ पे जो होते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप योगी के पार्टी में हैं, वहाँ पे ये नहीं बोला जाता योगी के पार्टी में, वहाँ पे ये बोला जाता है आप योगी का आदमी हैं। बोलता भगवा कलर का पहनता और बहुत डेंजर बाबा। यहाँ आया तो देखा उसका कद छोटा लेकिन वो डेंजर बहुत ज़्यादा। किस क्षेत्र की बात है ये? गुजरात की है और सोमनाथ में है। हम लोग एक ऑटो किए थे नागेश्वर के दर्शन करने के बाद नागेश्वर उसने आवाज़ देखी जैसे और पहचानी, बोला यूपी से हो? हमने बोला हाँ। तो बोला योगी का आदमी हो? हमने कहा हाँ। तो उसने मेरी गाड़ी भी सम्मान लगवाई और वो पूरा घुमाने का भी लेके गया। उसने एक बार योगी जी वहाँ पे मोदी जी के साथ में दर्शन करने या कुछ सभा थी वो करने गए तो वो बोला कि हम लोगों का ऑटो बंद हो गया था, यहाँ पे उतरे थे, वो जगह को चिन्हित किया और बोला कद तो छोटा था लेकिन फुल डेंजर बाबा था। यानी कि लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से परे होकर अन्य स्थानों पर भी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता भी है और शायद वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खौफ भी खाते हैं, क्योंकि उनकी जो उन्होंने उपाधि धारण की है और जो कुछ बनाया है उन्होंने, तो वहाँ पे ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही अपराध खत्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे अपराध करने की क्षमता अब किसी भी अपराधी में नहीं बची है। हाँ। तो योगी जी के आने से पूरे भारत में लोग ये जान रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री भी अगर बनेगा, अगर योगी जी बन गए तो शायद ही इस देश का पूरी तरीके से कल्याण हो जाए। अभी यूपी का कद बढ़ गया है देश में। यूपी का हाँ। पहले क्या होता था, पहले अगर यूपी या बिहार का, हालांकि ये तो बुरी मानसिकता हम कहेंगे, लोग हर जगह के ख़राब हो सकते हैं, लेकिन पहले जो है यूपी के लोग जब बाहर जाते थे तो उन्हें कहा जाता है यूपी की चॉकलेट एक जो कथनी बताऊंगा। मैं मुंबई में करीब 3 साल रुका हूँ, उससे पहले 2011, 12 और 13 में, सॉरी 12, 13 और 14 में।
तो उस वक्त जब मैं मुंबई में था तो किसी भी भैया कहा जाता था हम लोगों को। अच्छा, हम लोग कहीं भी पहुँचते तो कभी भी भाई मुँह से नहीं निकलता था, कुछ भी होता भैया, तो वो लोग जानते थे कि ये भैया है, बहुत गिर से देखते थे। अब की बार गया एक जगह पे हम लोगों को रास्ता पूछना पड़ा था, तो मराठी वही थे, महाराष्ट्र में थे, मराठी था वो। तो जैसे उसने देखा तो कहा कि बाबा के आदमी हो, तो आगे धीरे बैठे तो लेके हाँ, तो कहा तुम लोगों से डरना पड़ेगा। उसके ये सब थे मराठी के, एक सब थे, बहुत दिल खुश हुआ है। उसके बाद हम लोग उड़ीसा में पहुँचे, एक आदमी से रास्ता पूछना था, पैदल थे हम लोग, जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे थे, क्योंकि 11 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ हम लोगों ने 3 धाम के भी दर्शन किए हैं। और एक ज्योतिर्लिंग, एक धाम हम लोगों का हर साल होता रहता है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का। तो हमारे लोगों का उद्देश्य था कि 12 ज्योतिर्लिंग और 12 धाम हम लोगों को पूरे, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हम लोगों को पूरे कर लेने हैं, ये उद्देश्य था। तो वाकई जो आपने कहा अभी योगी जी के बारे में, तो हमें भी बहुत ज़्यादा ही गर्व है कि हमने ऐसे मुख्यमंत्री को पाया है जो कई जगह पे जैसे भी बात हुई तो वाकई बाबा को यही कहा गया कि फुल डेंजर बाबा है। तो हम लोग तो काफ़ी देर तक उस ऑटो वाले से बात करते रहे और सारी बातें होती रही, और गर्व भी होता है योगी जी के होने से गर्व होता। मैं तो कहता हूँ कि वो पीएम बनने के बावजूद भी हमारे यूपी के उनका लगाव कम ना हो और हमारे यूपी में कुछ ना कुछ उनका बना ही रहे। इतने स्थानों पे टहले, इतनी जगहों पे गए, सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा? हालांकि सब अपने आप में ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आपको सुकून और आपको एक सकारात्मक एहसास कहाँ हुआ और किस वजह से? ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ, वो आज के समय में जो है सबसे प्रसिद्ध भी है और पुराना भी है, और जो भौगोलिक स्थिति है उसकी इसमें वहाँ पे बहुत अच्छी है, और कायाकल्प जो वहाँ का हुआ है सोमनाथ का वो बहुत अच्छा है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसमें अंदर जो है कहीं पे एसी नहीं लगा हुआ, वही एक मंदिर ऐसा मिला हुआ है मेरे को जहाँ पे एसी लगा हुआ था, और छत्र वगैरह है जो पत्तल वगैरह चढ़ाया गया है सोने का, वो भी बहुत सुंदर है, भव्य अलौकिक, बहुत सुंदर। कहाँ कहाँ गए, मतलब कहाँ से शुरू किए, कहाँ ख़त्म किए, संक्षेप में बताइए। हम लोग महमुदाबाद से निकले, काशी विश्वनाथ गए, फिर उसके बाद बाबा बैजनाथ धाम दर्शन किए। उसके बाद हम लोग निकल गए उड़ीसा जगन्नाथपुरी के बाद हम लोग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन गए। वहाँ पे हम लोग एक रात रुके, क्योंकि वहाँ पे आगे थोड़ा सा नक्सली क्षेत्र था, तो वहाँ से रुक दिया गया हम लोग को। तो फिर पहला स्टे हम लोग का जो है कहाँ था? हाँ, ये वहीं श्रीशैलम में पहला स्टे हुआ, वहाँ हुआ, रात भर रुके। उसके बाद वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा रामेश्वरम आ गए थे। रामेश्वरम के बाद फिर हम लोग आदि योगी के दर्शन किए। आदि योगी के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में तीनों ज्योतिर्लिंग, ओमकार, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर और ये कौन था, त्र्यंबकेश्वर, 3 ज्योतिर्लिंग वहाँ दर्शन किए। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश आए, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग सीधा गुजरात चले गए। गुजरात में सोमनाथ दर्शन किए, फिर उसके बाद नागेश्वर दर्शन किए। नागेश्वर दर्शन करने के बाद हम लोग द्वारिका और द्वारिका भेट दोनों दर्शन किए। उसके बाद हम लोग सोने की जो है, हाँ, वो तो बनाई गई है खैर। और उसके बाद हम लोग जब वापस आए तब खाटू श्याम जी के दर्शन किए। अंततः हम लोग सीतापुर आ गए, नैमिष में स्नान करके हम लोग घर वापस आ गए। इतनी दूर, इतने कम समय में रुके तो कितनी देर के लिए रुके, सोए तो कितनी देर के लिए सोए, और ऐसा क्या खाए कि सेहत बनी रही गर्मी में? सर्वप्रथम रोहित जी ने बताया एक चीज़, तो हमने सर्वप्रथम अपने संकटादेवी मंदिर के दर्शन करके यहाँ से निकले थे। भोलेनाथ जी के दूर से मैंने पैर पकड़े और हाथ जोड़े और बोला कि मेरा सफ़र सफल बनाना भगवान, पहली बार इतनी दूर निकल रहे हैं हम। यहाँ से बात जितना रोहित ने बताया उतना निकले। ये कोई अंदाज़ा था ही नहीं कि कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, ये कुछ सोचा ही नहीं था। दिमाग में ये कुछ नहीं था, दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था। आना है, बस हमारे दिमाग में ये था कि हम लोग को यहाँ जाना है। 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, 15 दिन लगे, कोई कुछ नहीं था। इशू कोई नहीं था कि हमको 10 दिन में आना है या 15 दिन में आना है। वो हम लोग चलते गए, भोलेनाथ की कृपा बनी रही, ना कोई थकान लगी ना कुछ हुआ। चलते गए, जहाँ पे सोचा कि आज विश्राम करना चाहिए वहाँ पे रूम लिया, रुक गए, बस यही यात्रा चलती रही हम लोगों की। माता पिता के पैर छुए,
उसके बाद निकले। पहली बार मैं अभी क्योंकि मैं अपने परिवार में जल्दी माता पिता को जल्दी बताता नहीं, क्योंकि वो टेंशन करने लगते हैं इतना दूर जा रहे हो, इतना दूर। उनको नहीं पता कि मैं लगभग पूरा इंडिया और सब कुछ टहल चुका हूँ। लेकिन जब यहाँ से निकला तो मैंने यही बताया कि 3-4 ज्योतिर्लिंग जाना है, बस इसीलिए मैंने निकला। और उन्होंने बोला भी ठीक है, ज़्यादा दूर कितना दूर है, हमने बता दिया कि यहाँ से लगभग 2-2.5 हज़ार किलोमीटर है बस। उसके बाद तो उन्होंने जाने का आदेश दे दिया और उसके बाद गए, भोलेनाथ जी के दर्शन किए। सफल बनाने के लिए उनसे मांगा कि लौट के आके आपसे दर्शन करेंगे, और फिर निकल लिए। कुछ दिक्कतें आई, कुछ वो हुआ, लेकिन खाने पीने का इतना ज़्यादा कोई इशू था नहीं। और सोने की बात तो ये है कि टोटल मैं लगभग 30 से 35 घंटे सोया हूँगा बस। इन 12 दिन और 8 घंटे के सफ़र में मैं आगे बैठा था, और मेरे एक साथी थे जो लखनऊ से हैं, मेरा मित्र है सर्वेश चंद्र रस्तोगी, उसने गाड़ी चलाई। बहुत ही मतलब सहयोग किया उसको, इसीलिए मैंने अपने साथ में, क्योंकि वो थोड़ा जैसे आप शौक़ रखते हैं गाने बजाने का, वो भी गाने बजाने का शौक़ रखता है, तो ये तो मुझे बात। लेकिन अंततः वो अपना माइक लेके आया था, तो उसमें सफ़र करता रहा, सब कुछ था। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई। और मेरा एक ड्राइवर था हासिम, उसने भी गाड़ी चलाई। वो हर जगह दर्शन करने जाने की जिद करता था, लेकिन अंदर जानते हैं आप नहीं जाने, लेकिन वो बाहर तक जाता था और हाथ जोड़ के दर्शन करके फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता। उसने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। खाने का कम लोगों को कोई ज़्यादा विशेष इशू था नहीं। हम लोग जहाँ भी जो भी वहाँ का फेवरेट चीज़ होता था हम लोग वो खाते थे, चाहे वो दाल बाटी चूरमा हो, चाहे वो इडली डोसा हो, या कुछ भी हो, जो वहाँ की फेवरेट चीज़ थी वो सबसे अच्छी जगह पे जाके हम लोग नाश्ता पानी वहीं सब करते चले। नाश्ता करते थे, खाना दिन में मतलब 2 ही बार खाते थे, क्योंकि जानते हैं डाइजेशन ख़राब होने लगता है, इसलिए एक सुबह नाश्ता करके दोपहर में 1-2 बजे खाना, 3 बजे तक खाना, फिर रात में 9-10 बजे खाना। उसके बाद गाड़ी चलती रहती थी। गाड़ी मजबूरन रोकनी पड़ती थी। एक जगह नक्सलवादी क्षेत्र था, हम लोग जिद कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने आपस में राय बनाई कि इतना पुलिस रोक रही है और रात भर की बात है, चलो यहाँ रुक जाते हैं। तो पहला स्टे हम लोगों ने मजबूरी बस किया, और हम लोग थके थे, थकान थी, लेकिन एक मतलब पता नहीं अंदर से एनर्जी थी कि मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मतलब ये हुआ कि हम लोग एक ढाबा था, और वो जगह इतनी अच्छी थी, पूरी हरियाली थी और नदी भी थी, सब लोग। तो वहाँ पे खाट होती है, खटिया पड़ी हुई थी। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता किए, खाना ना खाए, फिर हम लोग सोचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, पुलिस वाले जाने तो देंगे नहीं। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे मतलब थोड़ी देर लेटे हम लोग सो गए। तो वो पूरे मतलब ढाबा वाला इतना अच्छा था कि वो रात भर जगह, गाड़ी बचाया, हम लोगों को देखा, सब कुछ दिया। सुबह उठ के वहाँ पे नहाए धोए, फ्रेश हुए, सब कुछ हुए, फिर अपने अगले प्रस्थान के लिए चल दिए थे। हम लोग ज़्यादा कोई विशेष इशू नहीं हुई थी। गाड़ी भी हमारी बढ़िया थी। हमारे पप्पू भाई हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने गाड़ी का किराया और कुछ जोड़ा ही ना, तो बोला तुम ले जाओ, जो तुम्हारा मन होगा दे देना, ना मन हो ना दे देना। साबान भाई थे, साबान भाई और पप्पू भाई दोनों लोग बैठे, और शोभित भाई 3 लोग बैठे थे। उन्होंने बोला तुमसे पैसे की कोई बात ही नहीं है, तुम गाड़ी ले जाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब ईश्वर की कृपा थी, सब कुछ ठीक था। हम लोगों का टोल भी बच गया। टोल लगभग हम लोगों ने 35,000 टोल बचा लिया। ईश्वर की कृपा थी, सब कुछ अच्छा होता चला गया। हमारी अनुप्रिया जी के यहाँ से हमारा कार्ड आया था, तो वो कार्ड हम लोगों ने बनवा लिया था, उससे हमारा लोगों को 35,000 का टोल बच गया था। और उसके पास की वजह से हमारी पार्किंग भी नहीं लगी। टोल सबसे ज़्यादा कहाँ का लगा और सबसे कम कहाँ का लगा? टोल सबसे कम तो हम ये बता रहे हैं कि अपने यूपी में सबसे महंगा टोल है। टोल हालांकि सब कहीं महंगा है। एक जगह थी गुजरात, वहाँ पे सबसे महंगा टोल हमने देखा था, शायद 425 रुपये का था। तो हालांकि मुझे टोल देना तो था नहीं, क्योंकि मेरे पास कार्ड था, अनुप्रिया दीदी का कार्ड था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं वहाँ के रेट देखते चल रहा था, और एक काउंटिंग अपने दिमाग में चलता रहा कि देखता हूँ कि कितना टोल पड़ता है। मेरा सब कहीं से टोल बस 30 और 35,000 के बीच में टोल लगता है। सिर्फ एक जगह ऐसे बदतमीज़ थे, वो भी राजस्थान में। वहाँ पे वो कार्ड नहीं माना, हमने कहा कार्ड नहीं माना, लेकिन वो पूरी दबंगाई पूरे टोल पे कर रहे हैं। एक परिवार पहले से खड़ा था, उसको गाली बक रहे थे, लेकिन हम सब लोग लड़के ही लड़के थे। जब हम सब लोग उतरे तो वो दब गया, और दबने की वजह से हम लोग बाहर थे, और हमारी वहाँ पे सरकार भी नहीं थी शायद, तो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं किया। वहाँ पे हमने उससे जिद भी नहीं की, लेकिन मैंने उससे ये ज़रूर बोला कि अपने मैनेजर से बात करो। मैनेजर से बात करी, बोला हम नहीं जानते, वही सब लोग यहाँ के करता धरता है, जैसे वहाँ पर उनका कोई जोर ही नहीं है, पूरी गुंडाई से ले रहे थे। तो हमने उनको पैसे नहीं दिए। हमने कहा मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन तुमको पैसे नहीं दूंगा, नगद तो कतई नहीं दूंगा। फिर मैंने उतना टोल अपनी गाड़ी में डाल के अपने उस पर कटवा दिया उनको। लेकिन उनको जिस तरह से वो सवाल करते थे, उसी भाषा में जवाब दिया था, क्योंकि मैं भी यूपी का हूँ। उनसे
ज़्यादा ही था। मैं तो जिस भाषा में उन्होंने सवाल दिया उस भाषा में मैंने उनको जवाब दिया, और वो डरे और दबे और फिर जाने भी दिया। हम लोगों का ऐसे चलता रहा, सारी जगह सब कुछ अच्छा निकलता रहा। 3 जगह हम लोग स्टे किए रात में, बस उसके अलावा स्टे नहीं किया, बस सीधे चलते रहे और बहुत अच्छा सफ़र। सब लोग अपने थे, कोई इसमें जोर जवान, सब लोग हंसते खिला। बस सोने में सबसे ज़्यादा भाई लकी जी थे, ये पीछे वाली सीट पकड़ लेते थे, गद्दा मिल गया था। ये सबसे ज़्यादा न इनको गाड़ी चला, लेकिन इनका तो बस एक सूत्री कार्यक्रम था, सोना। वह सोते ही रहते थे। आप कहेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा सोने का कहाँ मन हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा माहौल, अपनापन, खाने का टेस्ट कहाँ लगा, बताइए। सोने का मन मत पूछो, सोने का मन तो इनका परमानेंट पूरे सफर में सोना ही था। सबसे अच्छी नींद कहाँ है, चलिए ये पूछ ले। बताऊंगा। मैं पहुंचा हूँ 12वां ज्योतिर्लिंग करने के लिए नागेश्वर में। फतेहपुर से सो गए थे। तो ये हुआ था कि हम लोग पहुँचे हैं जब, तो वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ जंगल दिख रहा था। तो ये गाड़ी में बैठे हुए थे कि बहुत देखो जाके कुछ कहीं पर रुकने की व्यवस्था है क्या। तो पहुँचे तो पहले अखिलेश भाई हमारे जा चुके थे, तो एक बाबा थे, चाचा, बाबा की उम्र के करीब थे वो। तो उनके घर पहुँचे हम लोग, तो पहले से अखिलेश भाई खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कुछ बात हुई, तो कहा कि हाँ कहे तो रहे भी देखते हैं। तो उन्हें चाचा कुछ रुकने की व्यवस्था यहाँ हो सकती है क्या, आसपास का इधर पूरा जंगल सा ही दिख रहा था। तो कहा कि हाँ हो जाएगी भैया, 700 रुपये का रूम पड़ जाएगा। तो हमने कहा चलिए रूम दिखाइए चल के। तो रूम दिखाया तो ऐसे था बिल्कुल एक नीचे नॉर्मल का पड़ा हुआ, मतलब रूम रहने के लायक या मतलब रुकने के लायक था नहीं। फिर आसपास चलते रहे तो हमने बताया, हमने कहा रूम तो लायक का नहीं है। फिर ये हुआ कि तुमने सीढ़ी लगी देखी छत पे, उन्होंने कहा चाचा छत पे भी जा सकते हैं, तो कहा जा सकते हो। तो छत पे गए, देखे तो वाकई समंदर का किनारा था थोड़ी दूरी पे, तो बहुत अच्छी हवा थी। जो सोने की बात कही, सबसे अच्छी नींद तो वहीं आई है। सबसे अच्छी नींद वही आई, सबसे अच्छी नींद वहीं आई। और भी सारी खूबियाँ हम लोगों को वहीं पे मिली। मैं बताता हूँ। तो एक मिनट अभी बताइएगा। तो खाने के लिए हाँ पैसे नहीं लिए थे। हाँ, तो पहुँचे हम लोग, रुके वहीं पे, फिर खाने के लेकर बात हुई। तो खाना भी उन्होंने अपने ही घर पे बनवाया था। जो उनके ढाबा था, लेकिन उनके सारे जो वहाँ पे वर्कर थे वो जा चुके थे। तो उन्होंने अपनी वो उनकी उम्र लगभग होगी 68 साल या 70 साल के होंगे। उनकी वाइफ थी, उन्होंने अपने वाइफ को जगाया और अपनी बहू को जगाया। वो दोनों लोग ढाबे तक आए, घर से ढाबे की दूरी 200 मीटर होगी, 150 मीटर। वहाँ पर आके हमारे लिए खाना बनाया, गर्मा, सब चीज़ गर्म, रोटी दाल चावल सब गर्म। उन्होंने बहुत से प्यार खिलाया और उसका उन्होंने मुझसे कोई भी चार्ज नहीं लिया, खाने की शुल्क नहीं लिया, कोई भी शुल्क नहीं लिया। और भरपेट खाना खिलाया, साथ में छाछ भी दी, हर एक चीज़ मुहैया कराई उन्होंने। सिर्फ 5-6 लोगों का हमारे रहने का किराया लिया था, सिर्फ 700 रुपये। वो भी मना कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने दे दिया था। वो बहुत ही अच्छे थे, बाकी बात नहीं। और खुशी तो तब ज़्यादा हुई जब हम लोग छत पे पहुँचे हैं लेटने के लिए, और इन्हों की नज़र पड़ी तो देखा तो सामने ही हम लोगों का अंतिम जो ज्योतिर्लिंग था, 12वां ज्योतिर्लिंग, बिल्कुल सामने ही दर्शन हो रहे थे। तो हमने कहा चलो रात भर दर्शन करो। कौन सा ज्योतिर्लिंग था? ये नागेश्वर। हाँ, ये तो सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हम लोगों का 12वां ज्योतिर्लिंग था। तो हम लोग रात में भी थोड़ी देर टहलते रहे छत पे, तब भी बराबर दर्शन हुए। और सुबह हम लोग वहीं से दर्शन करके आखिरी ज्योतिर्लिंग जो था हम लोगों का, वहीं से पूरा हुआ। उसके बाद भी खाटू श्याम हम लोग को जाना हुआ कि रास्ते में खाटू श्याम हो रहा है। सब टहलते घूमते फिर हम लोगों की वापसी हुई। वहाँ का खाना और सोना सबसे बढ़िया रहा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है। मेरा यहाँ पे CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। मेरा नाम लकी श्रीवास्तव है और मेरी यहाँ लकी मोबाइल शॉप दुकान भी है श्याम बाबू मार्केट में। धीरज वर्मा, महमूदाबाद। जी मैं रोहित सिंह। और एक जो और साथी गए थे उनका परिचय। वो सर्वेश कुमार हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, मित्र हैं। तो ये 4 भाई हैं, बहुत ही कम समय में इन्होंने 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। साथ में अन्य भी जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ भी ये पहुँचे, उन्होंने अपना साझा किया विचार और अपनी बातें बताई। मैं स्पेशल थैंक्स और धन्यवाद इस सब लोगों को बोलना चाहता हूँ। जैसे माता पिता थे और घर में सारे सदस्य थे, इन लोगों ने फ़ोन करके हालचाल लिया। सबसे पहले चंदन सोनी जी ने हालचाल लिया। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, उन्होंने करतार जी ने फ़ोन किया, रमेश वाजपेयी जी ने फ़ोन किया, ज्ञानेश गुरु जी ने फ़ोन किया, उमेश गुरु जी ने फ़ोन किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब नाम इतना जल्दी आप पूछ रहे हो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मेरे सारे मित्र लगभग, और मेरे बहनोई साहब, मेरी बहन, लगभग सारे लोग फ़ोन करके एक मतलब
एक घंटे, डेढ़ 2-3 घंटे पे सब लगभग फ़ोन आ रहे थे सबके। राहुल भाई सुकाईपुर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वो परमानेंट हमारे मतलब टच में बने रहे कि आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँचे, आप कितना टाइम लगेगा। एक मनोबल भी बढ़ा। हाँ, एक मनोबल बढ़ता रहा। और हम लोग अपने परिवार से दूर नहीं। मुझे महमूदाबाद से बहुत सारे कॉल आए, बहुत लोगों के कॉल आए। मैं नाम वही ढूंढ रहा था फेसबुक पर, मैंने नोट किया था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा चंदन सोनी ने फ़ोन किया था, और उसके बाद रमेश बाजपेयी गुरुजी ने भी 2 या 3-4 बार फ़ोन किया। करतार भाई ने 5-6 बार फ़ोन किया था। और लगभग मतलब हाँ, लकी वर्मा ने मुझे फ़ोन किया, और अतुल वर्मा जी जो अभी चुनाव लड़े थे और उसी दिन हम लोग निकले थे, तो शायद उन लोगों ने मुलाकात नहीं, पर उन्होंने भी मुझे हर वक्त हाल चाल जाना। और अमरीश भैया ने भी शायद 1 या 2 बार फ़ोन किया था, मुझे ध्यान नहीं है वो इतना ज़्यादा। मुझे लगभग सब लोगों ने A to Z लोग, पहले महमूदाबाद के लोग लगभग जो मुझे जानते हैं पर्सनली, वो उन्होंने मुझे एक फ़ोन करके, एक पर डे 1 फ़ोन तो उन्होंने किया ही किया। फिर जहाँ पे मेरे नेटवर्क नहीं थे वहाँ पे भी मिस कॉल के जरिए मुझे पता चल गया कि इतने लोगों ने कॉल किए। और लेट नाइट में सिर्फ चंदन सोनी, चंदन मिश्रा, गौरव वर्मा एक लड़का है, ये सब लोग लेट नाइट में करते थे, जैसे 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे कि आप कहाँ पहुँचे भैया, जग रहे हो, सो रहे हो। तो मैं तो जगह ही रहता था, तो उन लोगों को दिखाता रहा। तो मैंने सबको जितना मुझसे पॉसिबल हो सका, सबसे पहले मैं अपने माता पिता को दर्शन करवाता था। उसके बाद जितना जल्दी हो सकता था, जितने लोग संपर्क में थे, जिनका नंबर एक बार में उठ जाता था, मैं उनको सबको दर्शन करा देता था। मेरे गोरखपुर के भी एक दोस्त हैं, पुच्चू भैया, कार्तिक भैया, वो उनका भी फ़ोन आता था। वो हमारा भी मतलब वो और उनकी वाइफ दोनों लोग फ़ोन पे मिलते थे, बात करते थे, वीडियो कॉल चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। और बराबर से यहाँ के जितने भी लोग थे लगभग सब लोगों ने, अब उनका नाम इतना जल्दी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सब लोगों ने, जबकि ये कुछ नाम इन पे फ़ोन आ रहे थे, कुछ इन पे आ रहे थे, कुछ उन पे आ रहे थे। और लकी भाई हमारे पता नहीं कहाँ मतलब परमानेंट उन तो देते ही रहते थे कहीं ना कहीं। फ़ोन साइलेंट मोड पे रहे ना रहे, लेकिन स्लीपिंग मोड में रहते थे। हाँ, स्लीपिंग मोड पे नहीं रहते थे, ये अपना तुरंत लोकेशन बताते थे। हाँ, तुरंत लोकेशन बताते, हेलो हाँ हम यहाँ पहुँच गए। मतलब मैं सो नहीं रहा होता था, अगर तुरंत लोकेशन बताता तो मतलब नहीं सो रहा तुरंत मतलब अभी डिसाइड करेंगे कि मैं सो रहा था। यहाँ पे इंटरव्यू की जगह डिबेट भी हो सकता है। तमाम अपडेट्स के लिए, हर छोटी बड़ी खबर के लिए खबरी लाल पे हम आपसे मिलेंगे। और हमने आपको गूगल पे तो बहुत तरह के फ़ोटोज़ हर जगह के उपलब्ध हैं, लेकिन एक उस जीवन काल को, उस समय को आपके सामने लाने का और साझा करने का प्रयास किया है जो शायद आप मोबाइल की दुनिया से नहीं जा सकते। आपके अन्य राज्य के लोगों की क्या सोचना है यूपी के बारे में, क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, एक ट्रैवलिंग का जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो अपने आप में बड़ा होता है। हर एक राज्य की अलग मान्यताएं हैं। यही कहा जाता है कि भारत जो हमारा देश है वो विभिन्न परंपराओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, लेकिन है भारत देश, और यहाँ सब एक हैं, अपने हैं। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिएगा साथियों खबरी लाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।